Hello student, how are you? All fine? I hope कि सब फाइन होंगे. My name is फाल्गुनी बारोट. Welcome to जेम्स इंटरनेशनल स्कूल, स्टैंडर्ड 6, सब्जेक्ट हिंदी. तो स्टूडेंट, पहले हम वर्कबुक ओपन करते हैं. वर्कबुक में चैप्टर नंबर 5 ओपन करो. तो स्टूडेंट, आपने चैप्टर 5 ओपन किया होगा और मैंने अपने अगले वीडियो में आपको चैप्टर 5 वर्कबुक में लिखवाया था. तो आई होप कि आप लोगों ने चैप्टर 5 वर्कबुक में लिखा होगा. ओके, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, चेक कर लीजिए. फिर ओके, तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 5 फिनिश हुआ. आई होप कि आपने CW में और वर्कबुक में चैप्टर नंबर 5 लिखा होगा. अब टेक्स्ट बुक निकालो. ओपन योर टेक्स्ट बुक स्टूडेंट. चैप्टर नंबर 6. पेज नंबर 37 ओपन करो. 37 पेज नंबर पर चैप्टर नंबर 6. चैप्टर का नाम है सुबह. तो मैंने आपको अगले वीडियो में बोला था चैप्टर 5 लिखवा कर कि आपको चैप्टर 6 रीडिंग करना है. तो आपने रीडिंग किया होगा. तो हम भी आपको रीडिंग करके एक्सप्लेन करते हैं. तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट और टेक्स्ट बुक में ध्यान दीजिए. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम. पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं. बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है. अब पोलियो की बीमारी होती है, ठीक है. मतलब कि पहले जैसे कि वो नहीं, अपने विकलांग बच्चे होते हैं उनको पोलियो की बीमारी होती है. तो उनको पहले बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है. जैसे कि हम देखते हैं ना, बच्चों को, छोटे बच्चों को पोलियो पिलाया जाता है, वैसे इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है. अब ये क्या बोला है कि इस स्टोरी में ये घटना है जो पोलियो विकलांग, मतलब कि पोलियो मीन्स कि विकलांग बालिका लड़की रेशमा को अपनी सूझबूझ और साहस से कैसा काम लेती है. उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी, ठीक है. उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी, कभी अड़चन नहीं बनी उसको. अब वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है. क्या बोला इसमें कि ये स्टोरी है जो नीचे, उसमें एक विकलांग बालिका है जिसका नाम रेशमा है. वो अपनी लाइफ कैसे जीती है, मतलब कि उसके कैसे उसके जीवन को उसको निरूपण किया है. तो वो अपने यहाँ पे इस घटना में स्टोरी दी गई है. ओके, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं. कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है. रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है. देखो, अब सुबह का टाइम था. तो रेशमा ने देखा कि घर में सब सफाई में व्यस्त है. घर के सभी मेंबर्स साफ सफाई में बिजी है. तो कोई सामान झाड़ रहा है, सामान जो झटकते हैं ना, वैसे कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के झाले उतार रहा है. जो हमारे घर में झाले बनते हैं ना, वो मकड़ी के झाले उतार रहा है.
जो रेशमा ने सोचा कि ज़रूर आज कोई ख़ास बात है, आज कुछ है, तो आज सब साफ सफाई में लगे हुए हैं। फिर माँ आज कोई ख़ास बात है, रेशमा पूछती है। माँ आज कोई ख़ास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं, सब उठकर सफाई में लग गए हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? उसकी मम्मी क्या बोलती है? हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, क्या भूल गई तुम भी? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। ठीक है, उत्सुकता मतलब तीव्र इच्छा से वो उसने पूछा कि आज कुछ है, तो उसने उसकी मम्मी ने जवाब दिया कि हाँ बिटिया रानी, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। जैसे कि हम दिवाली आती है ना, तो हम 15 दिन के महीने पहले हम सफाई स्टार्ट कर देते हैं ना। पेरेंट्स, हमारी मम्मी घर में साफ़ सफाई स्टार्ट कर देती है, मालिया साफ़ करती है, घर में सब हर एक कोना कोना साफ़ करती है। वैसे कि फिर त्यौहार के दिन है तो पहले से सफाई हो जाए तो अच्छा है, तो हम त्यौहार का आनंद ले पाएंगे। और माँ ने प्यार से गाल को सहलाते हुए कहा। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ आपने मुझे तो कोई काम नहीं सौंपा है, मैं क्या करूँ? बताओ माँ। अब रेशमा क्या बोल रही है कि माँ मैं तो भुलक्कड़ हो गई हूँ, अब मुझे भी कोई काम नहीं सौंपा है आपने, तो मैं क्या करूँ? बताओ, मुझे भी कोई काम बताओ। ठीक है, तो अब अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ। माँ ने बोला कि अच्छा चलो तुम्हें भी काम देते हैं, नहा धो के पहले तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। अब रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कोई काम सोच रखे हैं। अब रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा कि मदद तो मैं ज़रूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊँगी। अब कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। माँ ऐसे बोल रही थी कि भाई मदद तो आपको करनी ही है, तो मैं आपके लिए तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, तो नहा धोकर पहले नाश्ता कर लो फिर मैं बताती हूँ। और ये कहते कहते माँ ने उसकी पहिए वाली कुर्सी पर, व्हील चेयर पर उसको बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। अब रेशमा ने अपनी व्हील चेयर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और अपने दैनिक मतलब के रोज के कार्यों में लग गई। अब रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसको दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। क्या बोला कि रेशमा जब 5 साल, रेशमा को पोलियो कब हुआ था? तो रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। उसे बुखार आया एक दिन, फिर उसके घुटनों के नीचे के 2 पैर एकदम बेजान मतलब कि सून पड़ गए ना, सून पड़ जाते हैं वैसे सून पड़ गए और सून पड़ गए। अब बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। बहुत इलाज करवाया मगर रेशमा के पाँव ठीक हो गए नहीं। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा को क्या हो गया था? पोलियो हो गया था। तो रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। अब ऐसा हो जाने पर रेशमा ने हिम्मत रखी। तो रेशमा खूब हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में स्टार्टिंग में उसको सबकी मदद लेनी पड़ती थी कि कुछ उसके काम के लिए, पर अब वो 11 साल की हो गई थी। तो
11 साल की हो गई थी, तो अब तो वो अपना काम खुद स्वयं करती है और वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रखना चाहती। अपने परिवार को अपने रेशमा के काम के लिए वो निर्भर रहना चाहती नहीं है कि खुद का काम खुद ही करना चाहिए। ओके, टर्न योर पेज। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। अब देखो, परिवार के सभी सदस्य, सभी मेंबर्स, जैसे कि पिताजी, छोटा भाई का नाम क्या था? गोलू। दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते थे। अब वह सबकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा मीन्स बहुत प्यारा होना। जैसे कि अपने परिवार में रेशमा सबसे प्यारी है, बहुत प्यारा होना। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। मम्मी ने सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। अब उसकी मम्मी उसको बोलती है, जैसे कि आपको कैसे बताओ एग्जाम्पल आपको, जैसे कि किसी का नाम, मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि हेत नाम होता है तो हम उसे घर पे काना कहते हैं। तो वैसे कोई बच्चे का नाम होता है ना, जैसे कि आपकी मम्मी आपको घर में प्यार से दूसरे नाम से बुलाती है, वैसे रेशमा को रेशु बोला है। रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। तो हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची और रेशमा को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमकने लगा। अब क्या बोला? अब हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। दूध का मेवे वाला दलिया मीन्स दूध का मावा वाला, जो हमने ड्राई फ्रूट्स डालते हैं ना, हाँ वो दलिया बनाया हुआ बहुत अच्छा लगा माँ, अच्छा बना है। मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। कुर्सी पर उसको व्हीलचेयर को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। अब रेशमा को क्या काम मिला? तो रेशमा को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा कर माँ को पकड़ाती गई और माँ व्यवस्थित ढंग से सजाती गई और रसोई घर फिर से चमकने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। दफ्तर मीन्स नौकरी पर। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। तो गोलू तो बहुत छोटा है, दादाजी तो बुजुर्ग है, अब सामान कौन लाए? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी। अब माँ को लड्डू बनाने के लिए ज़रूरी सामान बाहर से दुकान से लाने का था। तो अब माँ ने सोचा कि गोलू तो बहुत छोटा है, लड़का है। दादीजी और दादाजी बुजुर्ग है, मतलब कि बूढ़े हैं, तो वो तो जाएंगे नहीं लेने। अब सामान कौन लाए? तो वो माँ परेशान थी। अब रेशमा ने कहा, माँ सामान मैं लाऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी ना। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। दृढ़ता मीन्स मजबूती थी, एकदम कॉन्फिडेंस से बोले वो। हाँ मैं लेके आऊँगी। तो ठीक है, तुम्हें ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो, तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हो। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। टॉफ़ी मीन्स चॉकलेट। दीदी रेशमा सामान लेकर घर लौटी, तब गोलू को आवाज़ दी, छोटे भाई को, कि गोलू तुम्हारे लिए मैं टॉफ़ी लाई हूँ, चॉकलेट लाई हूँ। ये
फिर छोटे बच्चे तो कैसे होते हैं, चॉकलेट लेकर खुश हो जाते हैं, उछलने लगते हैं। वैसे कुछ ही दिन बीते थे तो एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों की झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। अब दिवाली का दिन आया देखो, तो शाम को घर दियों से झिलमिलाने प्रकाश से दिए लगाते तो कैसा मस्त घर ऐसा हो जाता है। वैसे घर जगमगाने लगा, पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। मोहल्ला मीन्स सोसाइटी, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, क्या ज़मीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। अंधेरे पर दिवाली, जैसे कि अंधेरा होता है, हम दिवाली पे दीप प्रकार के हम उजाले का त्यौहार मनाते हैं। तो बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। आप भी सुनिए कि बुराई, हम चाहे कितनी भी बुराई हो तो अच्छा ही की जीत होती है, असत्य पर सत्य की, चाहे जितना भी झूठ बोलो मगर सच की ही जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। अब दिवाली के दिन क्या हुआ था देखो, ये बिल्कुल दादी जी बता रही है कि इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। जैसे हमने लॉकडाउन में रामायण देखी आप लोगों ने, हाँ, लॉकडाउन में रामायण बताई थी ना कि रावण ने सीता माता को उठा के लेके गए थे, तो राम जी ने 14 साल वनवास करके और सीता जी को युद्ध करके सीता जी को वापस पाया। फिर राम, लक्ष्मण और सीता जी सहित रावण को पराजित करके अयोध्या 14 साल वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। तो उस दिन जिस दिन अयोध्या लौटे थे उस दिन वहाँ पे दिवाली मनाई गई थी, दियों से पूरा अयोध्या नगर सजाया गया था। तो उसी दिन से हम सब राज्यों में सब जगह दिवाली मनाते हैं। तो उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बातें सुन रहे थे। दादाजी सब बातें बता रहे थे, सॉरी दादी जी। कुछ देर बाद सब मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की। हम दिवाली के दिन पूजा करते हैं ना, सब मिलजुल कर लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, कुबेर जी की पूजा करते हैं, दीपावली पूजन करते हैं। वैसे सबने मिलकर दिवाली की पूजा की, मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। पटाखे छुड़ाने मीन्स पटाखे फोड़ने में मग्न हो गया, मस्त हो गया एकदम पटाखे फोड़ने में। तो क्या देखा, सॉरी, छुड़ाने में मग्न हो गए। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। फुलझड़ियाँ मीन्स वो जो हम आपकी भाषा में वो क्या कहते हैं, तारामंडल बोलते हैं ना, वो फुलझड़ियाँ आती हैं, वो। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी है। अब क्या हुआ देखो, रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जो पहला पटाखा फेंका होगा ना वो उसने बुझ गया होगा। तो अब वो देख रहे उसे कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर फेंक दिया उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी हैं। तो गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी तो रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। तो अब रेशमा ने उसको गोलू को बोला कि गोलू तुम बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। तो पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई मीन्स सुनाई नहीं दी। जब कितना शोर होता है पटाखे फूटते तब आपने देखा है ना, वैसे दब गई तो रेशमा की आवाज़ गोलू को सुनाई दी नहीं। तो बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा। दूसरे लोग समझ पाते उससे पहले रेशमा ने खुद ही अपनी व्हीलचेयर को आगे बढ़ाया और कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। उसने क्या किया, वहाँ पहुंचकर गोलू को जोर से धक्का मार दिया। देखो ये चित्र में बताया गया है, गोलू को जोर से धक्का मार गया और खुद आगे निकल गई। फिर अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। अब रेशमा ने धक्का मारा, मगर गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया
कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। अब गोलू तो एकदम, वो तो फटाके फोड़ने में मस्त था, उसको क्या पता है कि दीदी पीछे से आने वाली और मुझे धक्का मार देगी, ठीक है। तो अब गोलू को तो कुछ समझ में नहीं आया, वो तो गिर ही गया, तो वो तो सोचने लगा कि समझ में ही नहीं आया कि साला किसने धक्का दिया और क्यों दिया, मुझे धक्का मारा और क्यों मारा। उसको पता ही नहीं था कुछ कि दीदी ने भी अपने को जलने से बचाया है, ऐसा तो कुछ उसने सोचा ही नहीं। फिर धमाके की आवाज़ सुनकर माँ और पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। पटाखे के एकदम आवाज़ सुनकर माँ और पिताजी भी घर से बाहर दौड़े आए। सामने वाले पेज पे देखते हैं हम, चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। अब गिरी, गोलू तो गिरा ही गिरा, तो रेशमा भी गिर गई। तो कुर्सी रेशमा के ऊपर और रेशमा नीचे गिर गई। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। पिताजी आए और कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत थी, एकदम डर गई और बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु। मम्मी बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना मतलब शाबाशी देना, ठीक है। कि वेरी गुड मीन्स आपने गोलू की जलने से बचा लिया। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। दीदी आपने मेरी जान तो बचा ली, मगर ये आपने जोरदार धक्का दिया है ना, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगे सब। रेशमा की शारीरिक कमी उसे उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही थी। उसकी हर सुबह नई सुबह होती थी और वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती थी। रेशमा कैसा जीवन जिया उसने, तो रेशमा ने एकदम, वो विकलांग थी अपने पैरों से, तो उसको ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मैं विकलांग हूँ। मतलब अपना कॉन्फिडेंस होता है, विकलांग तो है ही मगर उसके दिमाग से वो विकलांग नहीं थी। मतलब कि जैसे कि भाई घर में सबको काम में हाथ बटाना, कहीं कुछ लाना है, घर में सबका ध्यान रखना, साफ सफाई रखना घर में, उसको अपने आप को विकलांग होने का महसूस नहीं हो रहा था, ठीक है। तो वो अपनी वो जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही थी और हर सुबह उसकी नई होती थी और वह हर सुबह अपने अपने काम में नए नए काम करती थी और उसके इरादे से जुट जाती है। तो ये था रेशमा का जीवन। अब हमें, आप लोगों ने स्टूडेंट समझ में आया होगा, ठीक है। और आपको घर पे चैप्टर रीडिंग करना है और अच्छे से रीडिंग करना भी सीखना है। आधे बच्चों को तो रीडिंग करना ही नहीं आता है, तो ठीक है स्टूडेंट, घर पे एक बार रीडिंग किया हो तो दूसरी बार रीडिंग करो और चैप्टर्स अच्छे से रीडिंग करो। अब आपको मैं CW में वर्क देती हूँ, तो आप टिक कीजिए और लिखिए। तो पहले आपको CW की नोटबुक में आज की डेट और डे मेंशन करना है। चैप्टर 6 सुबह प्रसंग कथा, ये क्या है, प्रसंग कथा है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। ये स्टोरी क्या है, एक प्रसंग कथा है। जैसे कि कोई एक प्रसंग, मतलब कि कोई त्योहार था कि कुछ भी, उसकी एक कथा है, स्टोरी है, तो इसको बोलेंगे हम प्रसंग कथा। चैप्टर 6 सुबह प्रसंग कथा का हेडिंग डालेंगे, डेट और डे मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको बड़ी राइटिंग से, मस्त राइटिंग से शब्दार्थ का हेडिंग डालना है। उसके बाद ये पूरे सारे शब्दार्थ आपको लिखने हैं, ओके। ये शब्दार्थ लिख जाने के बाद आपको मुहावरे लिखने हैं, मुहावरे टिक कीजिए, ओके। शब्दार्थ लिखने हैं, मुहावरे लिखने हैं। उसके बाद आपको टर्न योर पेज, स्वाध्याय पर आओ। फिर शब्दार्थ और मुहावरे हो जाने के बाद आपको स्वाध्याय की हेडिंग डालनी है। स्वाध्याय में आपको क्या करना है कि क्वेश्चन 1 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको वर्कबुक में लिख पाऊंगी, ठीक है, तो आपको दूसरी बार लिखने नहीं हैं, ओके। तो आपको पहले तो
क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 लिखना है, टिक कीजिए। जो नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। क्वेश्चन 3 लिखना है आपको स्वाध्याय में। क्वेश्चन 3 हो जाने के बाद क्वेश्चन 4 और निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि आँखों का तारा होना तो बहुत प्यारा होना, फिर उसका वाक्य लिखना है कि राकेश अपनी माँ की आँखों का तारा है। हाथ बटाना तो काम में मदद करना, वाक्य फिर बनाना है जैसे कि दीदी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है। फिर 3 नंबर है पीठ थपथपाना, तो पीठ थपथपाना मीन्स शाबाशी देना। तो मुझे वाक्य बनाते हैं फिर मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो आपको क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और फिर सामने वाले पेज पर क्वेश्चन 5 उदाहरण के अनुसार शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखिए। तो जैसे कि ये उदाहरण है कि, तो यहाँ पे बदल जाएगा। जैसे कि उसने कहा कि वह निर्दोष है, तो मैंने नवीन की सहायता की। इसको चेंज करना है जैसे कि इसलिए तो ताकि, ठीक है। तो इसलिए तो ताकि, तो देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ कि मत नोटबुक में अपनी दिखाती हूँ, देख लीजिए। देखो इसलिए तो ताकि, तो पहले लिखते हैं मदारी तमाशा दिखा रहा है। इसलिए नहीं, तो इसलिए लोग जमा हो गए हैं। फिर मैदान में पुलिस का बंदोबस्त किया गया था ताकि सभा में कोई गड़बड़ी न हो। उसके बाद क्योंकि, तो जबकि मैंने छाता खरीदा क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई थी। जबकि बेटी सांवली है, जबकि माँ बाप दोनों गोरे हैं। फिर और मैं आपकी ओर ही आ रहा था। भाई और बहन दोनों बहुत अच्छे हैं। फिर नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। तो आपको ये खुद लिखना है, फिर ये भी टिक कर दीजिए स्टूडेंट। ओके, उसके बाद आपको ये ट्रेंड बनानी है, ट्रेंड ड्रॉ करनी है आपको। फिर आपको शब्दार्थ लिखने हैं जैसे कि पहला आएगा अंगूर, सेकंड नंबर है आकाश, थर्ड नंबर है तूफान, 4 नंबर है निर्दोष, 5 नंबर है भूकंप, 6 नंबर है मरीज, 7 नंबर है मेहनत, 8 नंबर है श्रेष्ठ और 9 नंबर है सुंदर। ओके, उसके पीछे कुछ नहीं करना है हमें। आपको फिर से एक बार बता देती हूँ मैं। शब्दार्थ, मुहावरे, फिर स्वाध्याय में क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और वह दोनों ट्रेंड ड्रॉ करनी है आपको, बनानी है, दौड़नी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 6 फिनिश होता है। तो आई होप कि आप लोग चैप्टर 6 का स्वाध्याय, शब्दार्थ और मुहावरे ये आपका होमवर्क है, आपको CW में कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 वर्कबुक में करवाएंगे। ओके, वर्कबुक में आपको PDF भेज रही हूँ आज,
तो आज ही आपको CW में और वर्कबुक में चैप्टर 6 फिनिश करना है, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।